नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है एक बार फिर आपका रवीश के संवाद में। मैं हूं रवीश कुमार और स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम विस्तार से देखेंगे आज 1912 की उस रात को जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी और कैसे लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद वह अटलांटिक के गहरे पानी में लापता हो गया। यह समुद्री इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक थी। 14 अप्रैल 1912 समुद्र की गहराइयों में घटित हुई एक ऐसी त्रासदी जिसने आधुनिक युग के अहंकार को तोड़ दिया था। आज हम उस रात की हर घड़ी, हर फैसला, हर मानवीय प्रयास का विश्लेषण करेंगे। तथ्यों, आंकड़ों और समय रेखाओं के माध्यम से एक ऐतिहासिक त्रासदी, टाइटैनिक, घमंड, गलती और गहराई की कहानी। वो रात थी 14 अप्रैल 1912 की। उत्तर अटलांटिक के ठंडे शांत समंदर में दुनिया का सबसे भव्य जहाज आरएमएस टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था। कहा गया था यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, दुनिया का सबसे शानदार जहाज। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि अहंकार और छोटी छोटी गलतियां सबसे बड़े लोहे के दैत्य को भी समुद्र की गोद में अपनी पहली ही यात्रा में सुला सकते हैं। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन का नया चमत्कार बेलफास्ट में बना था। हरलैंड बोल्ट शिपयार्ड में कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ 38 साल के अनुभवी अधिकारी थे, लेकिन यह उनकी आखिरी यात्रा होनी थी क्योंकि उनका रिटायरमेंट नजदीक था। 10 अप्रैल 1912 जहाज साउथम्पटन से रवाना हुआ। चेरबोर्ग फ्रांस और क्वींसटाउन आयरलैंड से होते हुए न्यूयॉर्क की ओर चला। कुल 2224 लोग सवार थे, 1317 यात्री और 907 क्रू सदस्य। तारीख 14 अप्रैल को पूरे दिन सुबह से ही मार्कोनी वायरलेस रूम में बर्फीले इलाके की चेतावनियां आ रही थीं कि उत्तरी अटलांटिक में बर्फ की चट्टानें आइसबर्ग्स हैं। कुल 6 आइसबर्ग वार्निंग्स उस दिन टाइटैनिक को मिले, लेकिन वायरलेस रूम उस समय यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त था। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने अंतिम चेतावनी कैलिफोर्नियन जहाज से कोई बिजी नाव कहकर अनदेखा कर दिया। शाम 9:40 तक आखिरी चेतावनी आई थी, जिसे ब्रिज तक नहीं पहुंचाया गया। दूसरा कप्तान स्मिथ और प्रथम अधिकारी मर्डोक यात्रा की गति घटाना नहीं चाहते थे। क्योंकि टाइटैनिक नई थी और व्हाइट स्टार लाइन चाहता था कि वह रिकॉर्ड टाइम में न्यूयॉर्क पहुंचे। क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इसमे ने उन पर दबाव डाला था कि वे नए जहाज के प्रचार के लिए न्यूयॉर्क में शीघ्र और निर्धारित समय पर पहुंचे। यह पहला बड़ा कप्तान स्मिथ का गलत निर्णय था। गति 22 नॉट्स लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखना, जबकि सामने बर्फ का क्षेत्र था। रात बेहद शांत थी, इतनी शांत कि समुद्र में लहरें तक नहीं उठ रही थीं। बर्फ की चट्टानों के आसपास कोई झाग नहीं दिख रहा था, मानो पूरा समुद्र नींद में डूबा हो। क्रोज नेस्ट यानी जहाज के ऊंचे पहरे वाले स्थान पर 2 लुकआउट तैनात थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। लेकिन वे दूरबीन के बिना निगरानी कर रहे थे, क्योंकि उस दूरबीन की चाबी गलती से डेविड ब्लेयर नामक अधिकारी अपने साथ ले गया था, जब उसे यात्रा से ठीक पहले जहाज से हटा दिया गया था। इसी बीच रात के 10 बजे कप्तान एडवर्ड स्मिथ अपने केबिन में चले गए और ब्रिज की कमान विलियम मर्डोक और चार्ल्स लाइटोनर के हाथों में थी। आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था और समुद्र इतना शांत था कि बर्फ की परतें या हिमखंड लहरों से पहचान में नहीं आ रहे थे। यही डेड काल्म सी उस रात का सबसे खतरनाक संकेत बन गया। 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ने दूर सामने पानी में एक धुंधला सा सफेद धब्बा देखा। उन्हें अंदाजा हो गया कि वह आइसबर्ग है। उन्होंने तुरंत घंटी 3 बार बजाई और फोन पर ब्रिज को सूचना दी, आइसबर्ग राइट अहेड। सिर्फ कुछ सेकंड बाद 11:40 पर अधिकारी विलियम मर्डोक ने आदेश दिया, हार्ड स्टारबोर्ड यानी जहाज को तुरंत दाईं ओर मोड़ो और साथ ही इंजनों को फुल अस्टर्न यानी उल्टी दिशा में चलाओ। टाइटैनिक ने मोड़ तो लिया, पर देर हो चुकी थी। जहाज का दायां हिस्सा उस विशाल बर्फ के पहाड़ से टकरा गया, जिसने जहाज के दाहिने हिस्से स्टारबोर्ड साइड को लगभग 90 मीटर तक फाड़ दिया और 5 कंपार्टमेंट एक साथ फट गए। वो शांत रात, जो कुछ घंटे पहले तक सिर्फ सुंदर लग रही थी, अब इतिहास की सबसे भयावह रात में बदल चुकी थी। अगर दूरबीन होती तो आइसबर्ग को लगभग 30 सेकंड पहले देखा जा सकता था और शायद टक्कर टल जाती। टक्कर की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। अधिकांश यात्रियों को तो कुछ खास महसूस भी नहीं हुआ। कई लोगों ने सोचा कि जहाज बस किसी हल्की सी लहर या मोड़ से गुजरा है, लेकिन नीचे इंजन रूम में हालात बिल्कुल अलग थे, जहां 5 कंपार्टमेंट फट चुके थे। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि
अगर 4 कंपार्टमेंट तक भी पानी भर जाए तो जहाज फिर भी तैरता रह सकता था, लेकिन 5वां कंपार्टमेंट टूटते ही उसकी किस्मत तय हो गई थी। पानी बेहद तेजी से अंदर घुसने लगा। चीफ इंजीनियर जोसेफ बेल और उनकी टीम तुरंत पंप्स चालू करने में जुट गई। वे जहाज को जिंदा रखने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। 11:50 पर कप्तान एडवर्ड स्मिथ को नींद से जगाया गया। उन्होंने तुरंत ब्रिज पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को बुलाया। एंड्रयूज नीचे गए, क्षति का निरीक्षण किया और लौटकर अपनी गणना बताई। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह जहाज अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। 1.5 से 2 घंटे में यह समंदर के नीचे होगा। कप्तान स्मिथ ने पहले अपने सब ऑफिसरों से नुकसान का अनुमान पूछा। ब्रिज पर कुछ मिनटों तक भ्रम बना रहा। कई क्रू ये मान रहे थे कि पानी भरने की रफ्तार धीमी है, लेकिन इस गलतफहमी में कीमती 15 से 20 मिनट बर्बाद हो गए, मिनट जो शायद कुछ जिंदगियां बचा सकते थे। रात 12 बजे पर कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने आदेश दिया, लाइफ बोट्स तैयार करो, और वही पुराना समुद्री नियम लागू किया गया। महिलाएं और बच्चे पहले। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइड को तुरंत एसओएस संदेश भेजने के लिए कहा गया। यह इतिहास का एक अनोखा क्षण था। पहली बार एसओएस संकेत वास्तव में इस्तेमाल हुआ। रात 12:15 पर पहला डिस्ट्रेस मैसेज भेजा गया। कार्पाथिया नामक जहाज, जो लगभग 58 नॉटिकल माइल्स दूर था, तुरंत मदद के लिए निकल पड़ा। टाइटैनिक पर 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 1178 लोगों की थी, जबकि जहाज पर 2200 से अधिक यात्री और क्रू सवार थे। दुर्भाग्य से उसी सुबह लाइफ बोट ड्रिल रद्द कर दी गई थी। इसीलिए जब नावें उतारने का समय आया तो अधिकारी और क्रू दोनों कंफ्यूज थे। रात 12:25 पर लाइफ बोट नंबर 7 उतारी गई। सिर्फ 28 लोग बैठे, जबकि उसमें 65 की जगह थी। कई यात्री, खासकर फर्स्ट क्लास वाले, अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि टाइटैनिक डूब सकता है। किसी ने सोचा यह तो अनसिंकेबल है। कुछ लोग अपने कीमती सामान लेने में लगे थे, तो कुछ अब भी चाय पीते बैठे थे। यह घमंड और भ्रम का मिश्रण था। रात 12:45 पर लाइफ बोट 9, 5 और 6 उतारी गई। ऑफिसर लाइट हॉलर बाईं ओर और मुर्डॉक दाईं ओर नावें उतार रहे थे। रात 1 बजे वॉलेस हार्टली ऑर्केस्ट्रा ने डेक पर संगीत बजाना शुरू किया। लोगों को शांत रखने के लिए धीरे धीरे पैनिक बढ़ता जा रहा था। रात 1:15 पर बॉयलर रूम 9, 6 पूरी तरह पानी में भर गया। चीफ इंजीनियर जोसेफ बेल और उनकी टीम तब भी पंप और लाइट चालू रखने में जुटे थे ताकि निकासी जारी रह सके। रात 1:25 पर लाइफ बोट नंबर 8 उतारी गई। कैप्टन स्मिथ हर नाव को जाते देख रहे थे। रात 1:40 पर कोलैप्सिबल बोट सी में ब्रूस इसमें व्हाइट स्टार लाइन के डायरेक्टर चढ़ गए। बाद में उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई। रात 2 बजे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुका था और आखिरी नावें उतारी जा रही थी। कप्तान स्मिथ ने चीफ इंजीनियर बेल को आदेश दिया, बिजली और पंप चलते रहना चाहिए जब तक अंतिम व्यक्ति बचाया न जाए। बेल और उनकी टीम ने आखिरी पल तक इंजन रूम में रहकर काम किया और वहीं समंदर में समा गए। रात 2:02 पर अंतिम नाव कोलैप्सिबल बोट डी छोड़ी गई। कप्तान स्मिथ वायरलेस रूम गए और कहा, अब जाओ, अपनी जान बचाओ जवानों। फिर वे ब्रिज पर लौटे, जहां आखिरी बार उन्हें लहरों के बीच खड़े देखा गया। रात 2:10 पर जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। बैंड ने आखिरी धुन बजाई, नीरल माय गॉड टू दी। रात 2:18 पर टाइटैनिक बीच से टूट गया और 2:20 पर पूरा जहाज अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। पानी का तापमान 2 सेल्सियस था। जो लोग समुद्र में गिरे वे कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया से मर गए। कई लाइफ बोट्स आधी खाली थी और डर की वजह से लौटकर बचाव करने नहीं गए। करीब 1500 लोग मारे गए, जिनमें कप्तान, संगीतकार और लगभग पूरा इंजीनियरिंग दल शामिल था। आरएमएस कार्पाथिया, एक ब्रिटिश यात्री स्टीमर जो टाइटैनिक के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए आया था, ने सुबह 3:30 पर वहां पहुंचकर लगभग 705 लोगों को बचाया। सुबह 8:30 तक सभी जीवित बचे लोगों को बोर्ड पर लिया गया। जब सूरज उगा तो केवल लकड़ी के टुकड़े, बर्फ और अंधेरे की यादें बची थी। इस हादसे के बाद 1914 में सोलास कन्वेंशन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो व्यापारिक जहाजों के निर्माण, उपकरण और संचालन के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक स्थापित करती है, बना।
जिसने यह सुनिश्चित किया कि हर जहाज पर पर्याप्त लाइव वॉच हो, 24 घंटे वायरलेस ड्यूटी अनिवार्य हो और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की जाए। 1985 में टाइटैनिक का मलबा आखिरकार 3800 मीटर गहराई में समुद्र तल पर मिला। टाइटैनिक ने हमें यह सिखाया कि छोटी छोटी लापरवाहियां भले ही कुछ सेकंडों की क्यों न हो, इतिहास की दिशा बदल सकती है। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं थी, यह मानवीय आत्मविश्वास, निर्णय, त्रुटि और सीख का प्रतीक था। अगर कप्तान जहाज को थोड़ा धीमा चलाता, अगर दूरबीन की चाबी नहीं भूलते, अगर आइसबर्ग चेतावनियां गंभीरता से ली जाती, तो शायद आज टाइटैनिक संग्रहालय में नहीं, अब भी समुद्र पर तैर रहा होता। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा आपने? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इतिहास की ऐसी सच्ची घटनाएं जानना पसंद है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे थे रवीश के संवाद, जहां हर खबर मिलती है सटीक जानकारी के साथ। धन्यवाद।